सुनाओ इरेडा लिमिटेड अब देखिए 153 रुपए 90 पैसे का प्राइसिंग है एंड हल्का सा यहाँ पर ना उछाल आपको पीएसयू स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला है। हाय दिस इज देव एंड वॉच यू ट्रेड स्टोरी। देखिए बजट में यहाँ पर अब ज्यादा दूरियां नहीं है और पीएसयू इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 12 जुलाई का जो हाई है वो 22,462 का है एंड आज की डेट में जो मिल रहा है वो 19,676 का है। तो ऐसे में जो मार्केट है वो थोड़ा सा फोकस कर रहा है स्टॉक्स पर पीएसयू पर जो कि काफी डीप डाउन यहाँ पर चल रहे हैं। तो हल्का सा उछाल यहाँ पर आ रहा है, बाइंग यहाँ पर हो रही है। ऐसा नहीं कि आपको एकदम से 10% या 20% के सर्किट देखने को मिलेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, बट धीरे 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 वो फ्लो अप जो है ना वो बढ़ रहा है एंड वो पीएसयू किसी भी स्टॉक के अंदर हो सकता है। मतलब आज कोई और चला, फिर 2-4 दिन बाद कोई और थोड़ा सा चलेगा, 3-4%, 2%, इस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। आज की डेट में यहाँ पर ना टेक्निकल एक्सपर्ट के हिसाब से थोड़ा सा बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है कि टॉप पिक्स में इरडा का नाम है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर मिथिलेश ठक्कर हुए या फिर चंदन तापड़िया हुए, ये सब थोड़े से व्यूज पॉजिटिव रखे हुए हैं। एक पीएसयू का नाम, 2 पीएसयू में एक्चुअल में 3 एक्चुअल में एसबीआई, बीईएल एंड इरडा, 3 पीएसयू के ऊपर एक अच्छी राय बनती हुई नजर आ रही है। अब देखिए एक इन्वेस्टर को देखते हुए अगर बात कहूं तो यहाँ पर ना लॉन्ग टर्म नजरिया रखना थोड़ा सा रिस्क भरा है। मैं आपको बताता हूं यहाँ पर पूरी बात है क्या। देखिए 2024 का जब मैं यहाँ पर ना कवरेज करता था, बहुत सारे लोग एग्री करते थे, बहुत सारे लोग डिसएग्री करते थे। ये 310 का जो टॉप बना था, मैंने ऑलरेडी आपसे कह दिया था ये टॉप बनने वाला है, पीएसयू के अंदर टॉप बनने वाला है एंड एक से एक लगातार मैंने आपके सामने स्टॉक रखे जहां पर टॉप बने। तो यहां पर ना आपको समझना चाहिए उस वक्त क्या हो रहा था भाई, मनी पावर यहां पर ना शो हो रहा था। मैंने आपसे एक बात कही थी कि ये पैसा जो यहाँ पर ना फ्लोज आ रहे हैं, ये पैसा जब निकलेंगे ना ये चौपट कर देंगे स्टॉक्स को एंड वही सारी चीजें हुई क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे थे, सिर्फ वैल्यूएशन बढ़ रही थी कंपनियों की, अंधा वैल्यूएशन पहुंच गई थी। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर ना जब ये टूटा, ये चैनल जब ब्रेक हुआ इस जगह पर ढह गया स्टॉक। आज की डेट में जहां पर है एक वैल्यूएबल कंपनी है, एक वैल्यूएबल कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है। यही चीज ना आपका आईआरसीटीसी में हुआ था भाई, ले गए यहां पर ना उड़ाकर 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप अचीव कर लिया, लेकिन फाइनेंशियल कितने तंगड़े थे उसके, कुछ नहीं था, सिर्फ आईआरसीटीसी नाम पर उसको ले गए। आज तक हो गया 2-3 साल हो गए, स्टॉक परफॉर्म ही नहीं किया। तो यही हाल यहां पर ना इरडा का है, 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप अचीव किया था उन फाइनेंशियल्स में। आज की डेट में अगर आप देखें 43,000 करोड़ का मार्केट कैप है, अभी भी स्टिल वैसे ही है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, पैसा दोबारा चेज करने की तैयारी में ये जो पैटर्न बन रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आप जो है एज अ शॉर्ट टर्म निवेशक यहां पर देखिएगा, अगर आपका निवेश है या जो भी है, अगर यहां पर ना रिटर्न बने तो वो रिटर्न बुक करने में हिचकिचाइएगा नहीं, आपको बुक करना है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, आप उसमें जो है ये 3-5 मत करिएगा कि अरे अब तो यहां पर, क्योंकि बहुत सारे लोग ना यही सोचते हैं कि ग्रीन एनर्जी में है, फाइनेंसिंग करती है। तो भाई बहुत सारी कंपनियां आ चुकी है ग्रीन फाइनेंसिंग में, आज की डेट में कंपटीशन बहुत बड़ा हो चुका है, आप एक लौते नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात को आप समझिएगा, वैल्यू ऐसे नहीं बनती है। बाकी एनबीएफसीज की देखिए, बट आज की डेट में जो पैटर्न है ये अगर यहाँ पर ना सही तरीके से यहाँ पर बना रहा, क्रॉस हुआ, सो दैट ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक बड़ी तेजी की तैयारी है। अब वो कितना बड़ा होगा भाई तेजी, वो किसी को नहीं पता। बस आप एक काम कर सकते हैं, आप एक स्टॉप लॉस रखिए और बस उसमें बने रहिए एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। अच्छा रीजंस क्या है, देखिए ये 43,000 करोड़ का मार्केट कैप है, अच्छी खासी एनबीएफसीज के पास ये मार्केट कैप नहीं है। इवन मार्केट के अंदर कितनी कंपनियां 40-50 हजार करोड़ के मार्केट कैप पर है, आसान नहीं है ये मार्केट कैप अचीव करना, आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है ना। आपके पास ऑलरेडी आप एक बड़ा रनअप दिखा चुके हैं, आप रिटर्न बनाकर दे चुके हैं, इसीलिए तो सुस्ती है इन स्टॉक्स के अंदर। क्यों सुस्ती है, अब ये 43,000 करोड़ का मार्केट कैप कोई हल्का फुल्का थोड़ी है। सबसे जो दिक्कत भरे बात रहती है वो है इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 3.44 टाइम। एक टाइम पर ये 6 टाइम के आसपास था, 8 टाइम तक यहां पर ना पहुंच गया था। कितना डेंजरस सिनेरियो उस वक्त चल रहा था आप ये बस समझिए। बट आज की डेट में जो 3.44 टाइम है, इसको भी आप यहां पर ना सस्ता या चीप में नहीं गिन सकते। आप ये सोचें भाई कितनी पीएसयूज कंपनी है, वैल्यूएबल कंपनियां यहां पर देखने को मिलती है, 2 टाइम के प्राइस टू बुक वैल्यू पर नहीं चल रहे। अरे उसको छोड़िए, आप एनबीएफसीज में आप उठा के देखिए, बड़ी से बड़ी कंपनी 1.5 टाइम के आसपास का प्राइस टू बुक वैल्यू ट्रेड कर रही है, आप उधर की उससे ऊपर डबल के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं। तो समझ रहे ना, अभी भी स्टिल वैल्यू बहुत हाई पर चल रहा है, तो एक लंबा नजरिया यहां से नहीं लिया जा सकता है। ये मुझे लगता है, हो जाऊं गलत कोई अलग बात नहीं है, ठीक है ना। 2024 में बिल्कुल सही निकला, 2024 में डिट्टो में बिल्कुल सही निकला
कहाँ से क्या होना है, कितना है, मैंने बहुत समझाया, बट एक्चुअल बेसिस पर एक ही बात है, मनी अगर चेस करेगा तो वो पैसा निकलेगा, और वो जब निकलेगा तो आपसे पूछ कर नहीं निकलेगा। लेकिन अभी यहाँ पर ना जो पैटर्न है उस हिसाब से देखिए, शॉर्ट टर्म भी देखना सही है, लॉन्ग टर्म देखना सही नहीं है, बाकी आपकी अपनी मर्जी, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी बोलता हो। अब कई क्वार्टर आपके सामने देखे, और भाई जून 2023 से लेकर जून 2025 तक का यहाँ पर समय हो चुका है। आप देखेंगे कि कितना ही ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। ये यहाँ पर ना सस्ता यहाँ पर वैल्यूएशन पर नहीं ला पाया, ये नंबर सस्ते वैल्यूएशन पर इरडा को ला ही नहीं पाया। इरडा के अंदर करेक्शन लेकर आया, इसको सस्ता किया, तो समझ रहे हैं ना। और अभी आपका Q1 का नंबर वो काफ़ी खराब निकला, हालांकि उसमें जेनसोल इंजीनियरिंग का फैक्टर है, वो एनपीए की वजह से ये प्रॉब्लम थोड़ी सी आई, बट एक्चुअल बेसिस पर आगे कहानी सही होगी। लेकिन स्टिल अभी भी इन सबको देखते हुए यहाँ पर आप एक लंबा नजरिया नहीं ले सकते, एंड जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो वहीं की वहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है भाई, ये जो ग्रोथ आ रही है ना अच्छा है, बट आप बहुत हाई पर चल रहे हैं और उसको कंफर्ट में नहीं ला पा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इसीलिए ये तेजी इस स्टॉक के अंदर नहीं हो पाती, कोई बड़ी तेजी नहीं हो पाती, ये सबसे प्रॉब्लम है। एक तो F&O का हिस्सा है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, वो मनी चेज करने में इंटरेस्ट भी आएगा लोगों का, समझ रहे हैं ना इस बात को। ये बहुत समझने वाली बात है। F&O ये सब गेम यहाँ पर ना ये होने बजट के नियर आते आते आप देखिएगा सब में इधर उधर होने लगेंगे ये सब। तो मैं शॉर्ट टर्म की तरफ ही रहूंगा, मैं लॉन्गर टर्म नहीं देखूंगा कि भाई मैं 3 साल के लिए खरीद लूँ क्या, मैं 4 साल के लिए खरीद लूँ क्या, नहीं। पेशेंस, आप उसमें टेस्ट बहुत होगा, टाइम यहाँ पर जाएगा, ऐसे में बाहरी और जो स्टॉक्स होंगे वो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। अदरवाइज अभी आपके लॉन्ग टर्म के हिसाब से वैल्यू सस्टेनेबिलिटी नहीं है। आप देखेंगे ये जो पैटर्न है, इसका जो मिड पॉइंट है उसको यहाँ पर ना फोकस रखिए, यही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आप एक रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पर समझिए, ये जो आए ना, ये तोड़कर हम नीचे आए, ये वापस से जब जाएगा तो यही रेजिस्टेंस बनेंगे। तो ऐसे में 158 160 का निकलना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक इसको नहीं निकालता यानी कि रेजिस्टेंस को हमने क्रॉस नहीं किया है, ये मान के चलना है। जब ये क्रॉस हो जाएंगे, हमको इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी, तब कहीं ना कहीं अच्छा मूव मिलेगा। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो मिड पॉइंट है ये आपका है 183। सो दैट 183 185 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं होगा, ये बिग रेजिस्टेंस है, ये जब तक नहीं निकलेगा तब तक कोई बड़ी बात नहीं होनी है। तो रेजिस्टेंस जो है ना वो बहुत बनाकर ये स्टॉक आया है। आप देखेंगे क्यों रेजिस्टेंस है ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये आपका 183 का ही टॉप है, और ये मैं ऑलरेडी आपको कवर कर चुका हूं। ऐसा नहीं है मैंने उस वक्त बताया नहीं था, मैंने सब कुछ बताया, बट एक्चुअल बेसिस पर जो यहां पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा, शायद मेरे समझाने में भूल रही होगी। शॉर्ट टर्म ही देखना ज़्यादा बेहतर था। मैं जनवरी से PSUs को कवर कर रहा था और मैं आपको हर बार यही बोल रहा था कि क्वार्टरली नंबर देखिए वीक आ रहे हैं, तेजी होगी, क्योंकि 3 इवेंट पड़ रहे थे, बड़े इवेंट थे यहाँ पर, इलेक्शन होना और बजट होना। तो ये 3 इवेंट थे एक साथ, कई साल बाद आए थे 3 इवेंट एक बार में। तो वही तो आप देखें कि यहाँ पर ना हुआ क्या है, ये एक मनी फ्लोज जो है ना वो आए थे चेज करने के लिए, वो निकल गए, बस बात खत्म हो गई। अच्छा, इस पैटर्न का मिड पॉइंट क्या है? 149। आप 148 149 को एज एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मानकर, इसको सब कुछ मानकर यहाँ पर ना चल सकते हैं। आप भी यहाँ पर देखिएगा, 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट में आसानी से आप यहाँ पर ना देख सकते हैं, उसको आप देखिएगा। दूसरी बात इसमें सबसे बढ़िया ये है मूविंग एवरेज, ये आपका 150 पर मूविंग एवरेज है। हमने 50 डे अमाउंट क्रॉस किया है, और ये आप देख सकते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्रीन लाइन जा रही है, आप देखें यहाँ कल आए, कल आपने यहीं से बाइंग देखी, आज भी आप देखिए हम बाइंग में हैं। तो ये बता रहे हैं मूविंग एवरेज कितना इंपॉर्टेंट। तो आपका पहला तो मूविंग एवरेज ऊपर है, दूसरा यहाँ पर ना पैटर्न, और पैटर्न के हिसाब से 149 148 ये इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा दूर की बात नहीं है, स्टॉक बहुत ऊपर चला नहीं है, बट आपके सामने कुछ ये सारी कहानी है। शॉर्ट टर्म यहाँ पर नजरिया अपनाइएगा, लॉन्ग टर्म मत अपनाना, ज़्यादा बेहतर बस यही है। स्टॉक क्या रिटर्न देगा, 10% का देगा भाई पता नहीं है, 20% देगा या 30% देगा पता नहीं है, बट कुछ यही हाल है। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। ये मत सोचिएगा कि आप बहुत नेगेटिव बोल दिए, नहीं, मैं नेगेटिव कुछ नहीं बोला, मैं नेगेटिव कुछ नहीं बोला, जो हकीकत है सामने दिख रही है
वही सारी बात है, पीएसयूज में लोग ट्रैप हो गए थे बेचारे, बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हुए थे। अच्छा, इक्का दुक्का जो लेके निकल गए थे प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट बना के जो निकले थे, वो उनसे पूछेगा, वो दोबारा हाथ रखने से कतराते हैं कि ये क्या करना है। समझ रहे हो ना? तो इस बात को यहाँ पर ना बहुत ध्यान से समझिएगा। कंपनी की ऑलरेडी वैल्यू जो है वो बनी हुई है, और हाई थोड़ा सा वैल्यू हमें अभी भी स्टिल देखने को मिल रही है। हम इसमें लॉन्ग टर्म का नजरिया नहीं अपना सकते, हम शॉर्ट टर्म का अपना सकते हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। प्लीज़ अपना यहाँ पर ना व्यू बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।